कहानी शुरू होती है दो बड़ी कबीलाई सेनाओं की लड़ाई से, जहां दोनों अपनी अपनी फ्लैग्स लहरा रहे हैं। लेकिन लड़ाई अचानक रुक जाती है क्योंकि उन सभी से भी बड़ा खतरा उनकी दुनिया पर टूटने वाला होता है। प्राचीन जापान जैसे इस महाद्वीप पर एक प्राचीन प्लेग की तरह मंडराता हुआ एक डेमोनिक ड्रैगन जिसका नाम जोट है। ये ड्रैगन बाकी सबसे बिल्कुल अलग है और उसकी ताकत इतनी पागलपन वाली है कि कोई भी इसे रोक नहीं पाता। जब भी जोट जागता है पूरे के पूरे गांव और शहर जलकर राख हो जाते हैं और इतनी तेजी से तबाही फैलती है कि लोग शायद ही समय पर भाग पाते हैं। इस दुनिया में दो बेहद मशहूर मेज भी हैं जिन पर लोग उम्मीद टिकाए बैठे हैं। यही दोनों एक बेटे के माता पिता भी हैं। उनका नाम है हीरो। एक रात जब थोड़ी देर के लिए लड़ाई थमी, दोनों मेजिस ने सबको बता दिया कि ड्रैगन जोट को आज ही सील करना होगा, नहीं तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। सभी सैनिक और काले चौके वाले लोग एक विशाल मैदान में इकट्ठा होकर जोट के आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही सामने बैंगनी चांद निकलता है, हीरो की माँ जो अपनी जादुई ताकत और तलवारबाजी के लिए शहर में मशहूर है, खुद को एक नकली बलि की तरह पेश करती है ताकि जोट को बाहर लाया जा सके। जैसे ही उसके चीखने की आवाज मैदान में गूंजती है, जमीन से दो विशाल पंजे निकलते हैं और एक काली परछाई चारों तरफ फैल जाती है। जोट फिर से जाग चुका होता है। वो गरजता है और सीधा हीरो की माँ पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन वो तुरंत अपनी बाइंडिंग मैजिक एक्टिवेट करके उसे जंजीरों में बांध लेती है और तलवार निकाल लेती है। उसी समय हीरो के पिता बाइरो अपने शोल्डर डिस्कस निकालकर अपने असली मेज फॉर्म में आते हैं और सीलिंग रिचुअल शुरू करते हैं। दोनों मिलकर जोट के चारों तरफ विशाल प्रोटेक्शन बबल्स तैयार करते हैं और सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तभी बियारो की पीठ में एक तीर घुस जाता है और वो गिर पड़ता है। खून बह रहा होता है, लेकिन वो फिर भी सील जारी रखने की जिद करता है क्योंकि अगर आज जोट नहीं रुका तो वो हमेशा दुनिया को जलाकर राख कर देगा। जोट अपनी पागल ताकत से सीलिंग मैजिक तोड़ देता है और अपना प्रकोप दिखाते हुए बियारो को कमजोर बताता है और फिर हीरो पर हमला करने को बढ़ता है। उसी क्षण बियारो अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल करके एक स्पेल चलाता है जिससे उसका बेटा बच जाता है, लेकिन उसी पर एक परमानेंट निशान हीरो और जोट दोनों की छाती पर उभर आता है, जैसे दोनों के बीच किसी अजीब कनेक्शन की मोहर लग गई हो। कुछ ही सेकंड बाद जोट आग की सुनामी छोड़ता है और पूरा मैदान राख में बदल जाता है। सारी सेना पूरी तैयार थी, अब सब खत्म हो चुका था, सिर्फ हीरो बचता है, वो भी अपने पिता के आखिरी स्पेल की वजह से। कई साल गुजर जाते हैं और हीरो अब नौजवान बन चुका है। उसके मन में सिर्फ दो चीजें हैं, अपने पिता से धोखा करने वालों से बदला और जोट को ढूंढकर खत्म करना। वो काले कपड़ों में ढक कर रहता है, पीठ पर एक विशाल तलवार और एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। एक दिन वो एक नए शहर के दरवाजे पर पहुंचता है जहां हर आने वालों की चेकिंग होती है। गार्ड उसकी आंखों में देखता है और बिना कुछ पूछे रास्ता खोल देता है। शायद उसने उसके अंदर बियरों की झलक पहचान ली। शहर में घूमते हुए शीरो को अलग अलग अजीब क्रिएचर, खाने और पोशंस की दुकान दिखती है। तभी भीड़ के बीच एक छोटी लड़की प्रकट होकर लॉर्ड ननबाकू के आने का ऐलान करती है। ननबाकू एक रॉयल चैरिट पर आता है, भारी सिक्योरिटी के साथ। आते ही लोगों पर कॉपर कॉइन्स फेंकने लगता है और खुद को सबसे ऊपर समझते हुए उनको नीचे दिखाता है। लोग गरीब में राहत की उम्मीद में कॉइन लपकने लगते हैं और एक हीरो के सामने गिरता है और जैसे ही वो उसे उठाने आता है, शहर के स्ट्रीट बॉयज में से एक फेसेट उसे उठाकर भाग जाता है। उसके दोस्तों का कहना होता है कि ननबाकू उन्हीं लोगों के पैसे लूट कर वापस भीख की तरह फेंकता है, इसलिए ये कॉइन्स लेना भी बेकार है। उसी दौरान लड़कों को ननबाकू की कैरियोट में रखा ग्रैंटोरवा भी दिखता है, एक मिस्टीरियस ग्लास गेंद जिसके बारे में अफवाह है कि वो किसी भी तरह की इच्छा पूरी कर सकती है। लड़कों में एक्साइटमेंट होती है, लेकिन उनके लीडर को पता है कि उसे चुराना पॉसिबल नहीं है। सब वापस जाने लगते हैं, पर फेसेट खुद को रोक नहीं पाता और चोरी छिपे चैरियट पर चढ़ जाता है। ननबाकू तुरंत नोटिस कर लेता है। हीरो आगे बढ़ते हुए एक और जगह पहुंचता है जहां एक आदमी सड़क के किनारे दावा कर रहा होता है कि उसके पास वो रेयर क्रेस्ट है जो प्राचीन हीरो का था, जिसने एक बार जोट को हराया था। वो कहानी को पूरी तरह उल्टा पुल्टा बताता है, पर क्रेस्ट असली लगता है। तभी वहीं स्ट्रीट बॉयज का एक और बच्चा क्रेस्ट चुरा कर भागता है। व्यापारी का बल्कि बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेता है और हवा में उठा देता है। व्यापारी उसे सख्त तरीके से पीटने का आदेश देता है। हवा में लुढ़कते हुए उसी पल हीरो आ गया था और अपनी विशाल तलवार बॉडीगार्ड के चेहरे के बिल्कुल पास टिकाकर खड़ा हो जाता है। उसकी मौजूदगी से ही माहौल जम जाता है। वो क्रेस्ट की कीमत चुकाकर व्यापारी को एक सोने का सिक्का थमा देता है जो असल में कीमत से 2 गुना था। लेकिन जैसी बॉडीगार्ड लड़के को छोड़ता है, लड़का झुंझलाते हुए बताता है कि हीरो ने उसका पूरा प्लान बिगाड़ दिया। वो जानबूझकर पकड़ा जाने वाला था ताकि उसके बाकी साथी दुकान से सामान क्वाइटली चुरा ले। हीरो की अच्छाई की वजह से वो एक बड़ी चोरी हाथ से खो बैठते हैं। हीरो के हाथ में आए क्रेस्ट को टॉमिट अचानक खींच कर भाग जाता है और सीधा सड़क की भीड़ में गुम हो जाता है।
उसके बाकी स्ट्रीट फ्रेंड्स भी उसके पीछे पीछे भागते हुए अपने सीक्रेट हाइड आउट में पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि हीरो चुपचाप उनकी हाइड आउट की दीवारों के ऊपर से कूदकर अंदर आ गया। वो बिना किसी आवाज के क्रेस्ट वापस उठा लेता है और बता देता है कि ये चीज उससे कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है जितना वो समझ सकते हैं। क्रेस्ट उसके अतीत का आखिरी निशान था जिसकी कीमत इन स्ट्रीट किड्स को अभी समझ में नहीं आने वाली। टॉमिट अपने नाम बताते हुए थोड़ा डरता भी है, लेकिन बाकी लड़के हीरो को फिर बेवकूफ कहते रहते हैं। ये चोरी की चीज अभी उसी की है और कोई ताकत उससे वापस नहीं ले सकती। हीरो फिर बिना कुछ बोले वहाँ से निकल पड़ता और सारे लड़के गुस्से में छत पर, दीवारों पर और तालियों से उसके पीछे भागते हैं जैसे किसी अर्बन जंगल में पार्कोर हो रहा हो। उधर शहर के दूसरे हिस्से में एक खतरनाक आदमी घूम रहा है, जूरू। उसका चेहरा आधा कटा मार्क, आंखों से डर और हाथ में हीरो की तस्वीर। वो हर दुकान वाले और हर स्टॉल पर पूछ रहा है कि क्या किसी ने इस लड़के को देखा है। बाजार के लोग चेहरे देख कर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी को याद नहीं है कि ऐसा कोई लड़का गया हो। जूरू का साथी उसे याद दिलाता है कि हीरो ने उससे बहुत कुछ छीन रखा है और ये वही शहर है जहाँ हीरो सबसे पहले आने वाला था। शहर के दूसरी तरफ नन्बो को अपने महल में एक रॉयल डिनर दे रहा था जहाँ वो अपने मेहमानों को मुस्कुराहट दिखाकर अपने रेयर मैजिक आइटम से बेचने के लिए दवा बना रहा है। शहर के बड़े लोग समझ जाते हैं कि अगर प्राइसेस और बढ़ गए तो शहर में दंगे भी हो सकते हैं। अचानक एक नौकर गलती से एक महंगा मैजिक जार तोड़ देता है। शहर का मालिक गुस्से से फटने ही वाला होता है, लेकिन ननबाको के बॉडीगार्ड झट से तलवार निकाल लेते हैं और माहौल टेंस हो जाता है। इसी केओस के बीच वो लड़की ग्रैंड ट्रोवा को दिखाती है और ननबाको को जॉइंट डील ऑफर करती है। आदमी लालच में है पर ननबाको की रेपुटेशन उसे डरा रही है। तभी एक छोटा ड्रैगन टाइप क्रिएचर उड़कर आता है और एक क्रिस्टल को अपनी लंबी जीभ से खींच कर लेता है। उसी समय छत मैजिक से खुलती है और क्रिएचर के साथ साथ पेशाटे भी ऊपर गिर जाता है। अगली सुबह पेशाटे खुद को सिटी स्क्वायर में बंधा हुआ पाता है जहाँ उसका पब्लिक एग्जीक्यूशन होने वाला होता है। तभी हीरो ठीक समय पर आकर पूरी प्रोसेस रोक देता है और सोल्जर्स को आसानी से गिरा देता है। लड़की गुस्से में अपनी लाइटनिंग मैजिक चलाती है, लेकिन हीरो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के उसके हर वार को डॉज कर देता है। तभी एक मजबूत आदमी आकर हीरो को बचाता है, वो जरूर है। इसी बीच लड़की ग्रैंड ट्रोवा उठाती है, लेकिन हीरो बताता है कि ये उसके पिता की चीज थी, जिससे नाम्बू को अचानक टेंस हो जाता है। लड़की ग्रैंड ट्रोवा की पावर इस्तेमाल करती है और एक बड़ा ब्लास्ट छोड़ देती है, जिसे हीरो रोक तो लेता है, लेकिन ब्लास्ट की ताकत लड़की को दूर पहाड़ की तरफ उड़ा देती है। पहाड़ फट जाता है और उसी के साथ दगनचोट की सील और हीरो के सीने पर बना सिंबल जगमगा उठता है। हीरो बदले की आग में अंधा होकर जोट पर वार करता है, लेकिन उसकी ताकत उस विशाल ड्रैगन के सामने कुछ नहीं होती। जोट उसकी हर कोशिश को मजाक की तरह उड़ा देता है। जूरो फिर उसकी मदद करता है, लेकिन सोल्जर्स अब ड्रैगन को छोड़कर हीरो और जूरो को मारने की कोशिश करते हैं। पर तभी एक शॉक देने वाली चीज होती है। दगनजोट उन्हीं तीरों को अपने शरीर से रोक लेता है, जैसे वो दोनों की सुरक्षा कर रहा हो। इससे सबकी हालत खराब हो जाती है। अगले ही पल जोट गुस्से में पूरे शहर को जलाकर राख कर देता है और परछाइयों में गायब हो जाता है। ननबुको के साथ खड़ा आदमी गुस्से से कांप रहा होता है, लेकिन ननबुको के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान होती है। उसे पता है कि डर में जीते लोग उसकी प्रोटेक्शन को और ज्यादा खरीदेंगे। उधर थीव्स की हाइड आउट में हीरो बेहोश पड़ा है। ज़ोरू बाकी बच्चों को पुरानी कहानी सुनाता है, उस दिन जब हीरो के माता पिता ने दगनचोट को सील करने की कोशिश की थी। बफर जोन 3 बड़े किंगडम्स के बीच था और वही चूजन जगह थी। किंग मैट्रिड ने अपनी जान देकर जोट को बाहर निकाला। बैरो ने सीलिंग ट्रेजर का इस्तेमाल किया और छोटा हीरो स्केड मिरर लेकर खड़ा था। सो टॉप टीयर मेजिस के साथ ये रिचुअल शुरू हुआ, लेकिन जोट की काली आग ने सब कुछ निगल लिया। हीरो बस इसलिए जिंदा बच पाया, ज़ोरू ने आखिरी सेकंड में उसे उठा लाया था। हीरो होश में आते ही फिर ड्रैगन को ढूंढने की जिद करने लगता है। ज़ोरू बताता है कि वो पिछले 10 साल से उसे ट्रेनिंग दे रहा है और उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान चुका है, लेकिन टॉमिट को यकीन नहीं होता कि हीरो वाकई इतना स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। हीरो फिर भी सिर्फ एक बात पर अड़ा रहता है, ननबुको कहाँ है। जीरो हीरो को बताता है कि ननबुको कोई साधारण व्यापारी नहीं बल्कि एक बड़ा नेफेरियस आर्म डीलर। उसका पूरा बिजनेस ही किंगडम के बीच लड़ाइयाँ करवाने पर टिका है। वो चोरी छिपे मैजिक स्टोन की सप्लाई बढ़ाकर मार्केट मैनिपुलेट करता है, कीमतें ऊपर नीचे करता है और धीरे धीरे छोटे मर्चेंट को बैंकरप्ट कर देता है। ये आदमी जितना हंसमुख दिखता है उतना ही खतरनाक है। हीरो को अब पूरा यकीन हो जाता है कि ग्रैंड ट्रोवा वापस लेने के लिए उसे ननबुको को ढूंढना ही पड़ेगा। कहानी शिरारू की तरफ आती है। ननबुको की अचानक शहर छोड़ देने के बाद वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में मैजिक मिरर खोलती है
और वीडियो कॉल की तरह ननबुको के कैरेज से कनेक्ट हो जाती है। वो उससे पूछती है कि उसे शहर में अकेला क्यों छोड़ दिया गया, लेकिन ननबुको को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस उसको हीरो को ढूंढने का काम सौंप देता है। उधर हीरो के पेट में भूख जोर से आवाज करने लगती है। उसका मन किसी फैंसी रेस्टोरेंट में बैठकर अच्छी प्लेट खाने का करता है, लेकिन पालूपा उसे रिमाइंड करता है कि उनकी जेब में बस थोड़ा सा पैसा है और उसे किसी महंगे रेस्टोरेंट पर बर्बाद नहीं कर सकता। दोनों की ये छोटी सी लड़ाई वहीं के रेस्टोरेंट ओनर सुन लेते हैं, उसी आदमी को जो थोड़ी देर पहले ननबुको वाले सीन की वजह से इन पर पहले से ही चढ़ा हुआ था। तभी अचानक एक कैट ईयर वाली लड़की एरेन आ जाती है। वो बिना कुछ कहे ही उन्हें ब्रांच के लिए इनवाइट कर देती है। हे और बाकी लोग उसके साथ पास के रेस्टोरेंट में जाते हैं, आराम से बैठते हैं और खाना शुरू करते हैं। एरेन उन्हें ऑब्जर्व करती रहती है और थोड़ी देर में अंदाजा लगा लेती है कि ये लड़का वही है, लॉर्ड बारो का बेटा। हीरो और पालूपा दोनों टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन एरेन बड़े शांत अंदाज में वहाँ से चली जाती है। जाते जाते वो बिल भी नहीं देती, जिससे पालपू का चेहरा गिर जाता है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि ब्रांच ऑन हर होने वाला है। रात होते होते हीरो और उसके साथी फिर से चोरी के बच्चों वाली हाइड आउट में लौट आते हैं। टॉमिट को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन बाकी बच्चे अब हीरो को अपना हीरो मानने लगे हैं और उसकी तरफदारी करते हैं। मजबूरी में टॉमिट रहने देता है, हालांकि अगले ही सेकंड वो हीरो से सोने की जगह लेकर बहस करने लगता है। सुबह होते ही टॉमिट हीरो से पूछता है कि अब आगे का क्या प्लान है। हीरो का जवाब वही पुराना, ननबुको को ढूंढना और ग्रैंड ट्रोवा वापस लेना है। ज़ोरो उसे सुनकर फिर वही ताना मारता है कि सिर्फ बातें बड़ी बड़ी है, स्किल अभी भी फर्स्ट क्लास बेकार। वो उसे बिना सर्विस वाले बूट लिकर बनने से मना करता है और कहता है कि सबको पहले यही रुकने दो, हीरो का पहले खुद अपनी स्किल सुधारनी होगी। हीरो टॉमिट को समझाता है कि जोरू बच्चों का ख्याल रख लेगा, खाना भी बना देगा। बच्चे सोच विचार के बाद मान जाते हैं और हीरो जोरू के साथ रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ता है। रेगिस्तान के बीच जोरू उसे सबसे बेसिक ट्रेनिंग लेवल 1 स्लैम्स मारने से शुरू करने को कहता है। काम आसान लगता है, लेकिन हीरो की तलवार एक भी स्लैम को ठीक से काट नहीं पाती। उसकी हालत देखकर लगता है जैसे वो ट्रेनिंग नहीं एम्बेरसमेंट सेशन चल रहा हो। तभी रेत के टीले हिलते हैं और एक सैंड ड्रैगन बाहर आ जाता है। हीरो खुद को बड़ा दिखाने के चक्कर में ड्रैगन पर वार करता है, लेकिन उसकी तलवार रेत से भी हल्की लगने लगती है। अचानक ड्रैगन के मुंह से एक पतली सी अजीब लड़की बाहर निकलती है। उसका व्यवहार और लुक दोनों ही इतने अजीब कि हीरो और जोरू दोनों स्पीचलेस रह जाते हैं। वो सीधा हीरो के पास आती है और बिना किसी हेजिटेशन के अपना सिर उसके सीने पर रख देती है, जैसे वो उसे सालों से जानती हो। उससे भी ज्यादा शौक ये कि वो बिना पूछे उसे फॉलो करने की बात कह देती है। पालूपा का डर चेहरे पर साफ दिखता है। लड़की अपना नाम सारूटो बताती है और उसकी हर हरकत किसी दूसरी दुनिया की लगती है। इससे पहले कि सब कुछ समझ में आए, जोरू उस पर हमला कर देता है, लेकिन हीरो बीच में आकर उसे रोक लेता है। सराटो की अजीब हरकतें जारी रहती हैं। वो जमीन से कोई रैंडम चीजें उठाती रहती है और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर बाकी लोग हाइड आउट की तरफ भाग जाते हैं। वहाँ पहुंचकर हीरो खुद किचन में उतर जाता है और सबके लिए खाना बना देता है। बाद में हीरो सराटो की अजीब एंट्री और उसके स्टेज बिहेवियर के बारे में सोचता है। टॉमेटो से चिढ़ाता है कि शायद वो अकेला लड़का होने के चक्कर में उस पर फिदा हो गया। हीरो चिढ़ तो जाता है, लेकिन दिल में कहीं न कहीं उसे सराटो की लोनलीनेस दिख जाती है। टीममेट उसे बताता है कि वो सब भी तो बिना पेरेंट्स के अकेले ही हैं और हीरो के पेरेंट्स के गुजर जाने पर एक छोटा सा इमोशनल मोमेंट भी दे देता है। शहर में दूसरी तरफ शिशारू अपने सोल्जर्स के साथ हीरो को ढूंढ रही होती है, लेकिन अचानक सराटो उसके सामने आ जाती है, जैसे वो हवा में से प्रकट हुई हो। कहानी अब एक फ्लोटिंग पैलेस में पहुंचती है, जहां ननबाकू अपने नए ट्रेडिंग रिपोर्ट्स देख रहा होता है। वो डॉक्टर बहारूपा को नए हथियार वॉर के लिए तैयार रखने का आदेश देता है। ये डॉक्टर किसी अजीब कारण से सराटो की सेफ्टी की चिंता कर रहा होता है, जिससे माहौल और उलझ जाता है। रात होते ही सराटो फिर चुपके से थीव्स हाइड आउट में घुस आती है। टॉमिट की पहली रिएक्शन उसके प्रति अट्रैक्शन होती है, लेकिन उसकी हरकत इतनी अजीब है कि थोड़ी देर में इरेक्शन में बदल जाती है। वो सीधा हीरो को कहती है कि वो जहाँ भी जाएगा उसे ढूंढ लेगी। बात सुनकर अजीब लगती है, लेकिन हिंट थोड़ा क्रीपी भी है। टॉमिट मजाक करता है कि अब हीरो की डेंजन जॉट मारने की जर्नी ऑफिशियली डिले हो गई है, क्योंकि उसके लाइफ में अब लव इंटरेस्ट रह गया। थोड़ी ही देर में हीरो और टॉमिट की कड़वी लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसे सराटो खींचकर अलग करके शांत करती है। अगले दिन जोरू और पालापू मार्केट जाते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट टूटे हुए हैं। हीरो मीनवाइल फिर रेगिस्तान में पहुंचता है। इस बार सराटो भी था। स्लाइम से फिर प्रैक्टिस करता है, लेकिन इम्प्रूवमेंट नेम की कोई चीज ही नहीं दिखती। तभी एक भेड़िया उन पर अटैक कर देता है। हीरो सराटो को इम्प्रेस करने
पकड़ने के चक्कर में पूरी जान लगा देता है, लेकिन भेड़िया उसे 2 सेकंड में मार गिरा देता है। जैसे ही भेड़िया सराटो पर झपटने वाला होता है, हीरो आखिरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सराटो बिल्कुल शांत खड़ी रहती है और भेड़िया अचानक उसके पास गिर जाता है। सराटो बताती है कि वो तो अटैक के पहले ही सो गई थी और पूरी लड़ाई उसने देखी ही नहीं। हीरो के कंधे पर बना गहरा घाव जैसे ही सराटो ने देखा, उसने बिना किसी एफर्ट के अपनी मैजिक से उसे पूरी तरह ठीक कर दिया। हीरो को इस बात पर थोड़ी हैरानी भी हुई, क्योंकि वो खुद सोच रहा था कि उसे ये इंजरी लंबे समय तक परेशान करेगी। दिन बीतते बीतते हीरो ने उस वुल्फ को बेचकर एक गोल्डन कॉइन कमा लिया, लेकिन उसे ये अर्निंग बहुत कम लगी और वो पूरे रास्ते इसी बात पर बड़बड़ाता रहा कि इतनी मेहनत के बाद सिर्फ इतना ही। उसका मूड तभी बदल गया जब उसने सामने कुछ सोल्जर्स को एक आदमी को घसीटते हुए देखा, जो साफ तौर पर किसी मैजिक स्टोन माइन में फोर्स्ड लेबर के लिए ले जाए जा रहे थे। हीरो को यह सीन बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने सराटो से वही रुकने को कहा ताकि वो खुद जाकर इस इनजस्टिस को रोक सके। लेकिन जैसे ही उसने सोल्जर्स को रोका और उन्हें उस आदमी को छोड़ने को कहा, सोल्जर्स ने उसकी बात को सीरियसली लेने तो दूर, उसे बिना मौके दिए जमीन पर गिरा दिया। 1-2 बार में ही हीरो पूरी तरह दब गया और थोड़ी ही देर बाद खुद उस आदमी के साथ जेल में बंद पाया। जेल की अंधेरी कोठरी में बैठे उस आदमी ने उसे बताया कि जो भी लोग मैजिक स्टोन माइंस में भेजे जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। ये बात सुनकर हीरो के दिमाग में तुरंत एस्केप प्लान घूमने लगा और उसने अपने पास छिपे फेक बैजेस का इस्तेमाल करने का सोचा। आदमी ने इसे पागलपन कहा, लेकिन हीरो वैसे भी किसी की परवाह नहीं करता। शारी शरू अपनी मैजिक मिरर से उसे लोकेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मिरर अचानक बेकार हो चुका था। जैसे ही उसे हीरो की कैप्चर होने की खबर मिली, वो बिना एक पल गवाए पैलेस की तरफ निकल पड़ी। इसी बीच एक अंधेरी गली में टॉमिट भी हीरो को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पीछे कदमों की आवाज सुनी, उसने फीकी सी आ भरी, क्योंकि सरूटो उसे फॉलो करते करते वहां तक पहुंच चुकी थी और उसकी ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को और अजीब बना रही थी। पैलेस के अंदर लॉर्ड की हालत खराब थी, क्योंकि ननबुक को फिर उसकी इंटरनल मैटर्स में दखल दे रहा था। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसने अपने लेजर गायब मिला, वही लेजर जिसमें उसकी सारी इलीगल एक्टिविटी दर्ज थी। उसे तुरंत समझ में आ गया कि ये टॉमिट का काम है और ऊपर से टॉमिट ने उसे थ्रेटन भी किया कि अगर उसने पॉइजनर को नहीं छोड़ा तो वो ये लेजर पूरे किंगडम के सामने रख देगा। लॉर्ड पर अब 2 तरह के दबाव था, ननबुको के इंटरफेसेस और टॉमिट की धमकी, और वो बीच में फंसा हुआ था। उधर टॉमिट और सारूटो प्लेस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक रॉयल गार्ड ने उन पर हमला कर दिया। ठीक उसी समय जीरियो और पल्पा वहां पहुंचे और लड़ाई के बीच लेजर को सुरक्षित करते हुए ऐसा मौका बनाया कि वो सभी मिलकर हीरो और बाकी कैदियों को रिहा कर सकें। अगले दिन हीरो इस घटना से अभी भी एनोयड था और सराटो को अपने पास रहने से रोकने की कोशिश करता रहा। वो सिर्फ ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहता था, लेकिन सराटो उसकी विचित्र हरकतों के साथ हर जगह उसका पीछा करती रही। हीरो उसकी वियर्डनेस से इस हद तक तंग आ चुका था कि उसने उसे एक गोल्डन कॉइन देकर कहा कि कम से कम जाकर कुछ खाना खा ले। इसी दौरान सराटो की मुलाकात एरिन से हुई, जिसने उसे एक खास जगह ले जाने का इशारा किया। दूसरी तरफ हीरो स्लैम के साथ मोनोटोनस ट्रेनिंग करते हुए चिढ़ता गया। वो जीरियो से भी रिक्वेस्ट करता है कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन जीरियो ने उसकी बात मानने के बजाय उसे और ज्यादा इंसल्ट कर दिया, जिससे हीरो का पेशेंस और टूट गया। इधर सरूटो एरिन के साथ एक हॉट स्प्रिंग पहुंची, जिसे लेकर कई तरह के हीलिंग रूमर्स फैलती रहती हैं। एरिन ने उसे ये भी बताया कि ये पानी जख्म को ठीक कर देता है, लेकिन किसी मृत इंसान को वापस नहीं ला सकता। लेके दूसरे छोर पर शारी शुरू दोनों को देख रही थी, जिसकी प्रेजेंस से एरिन का ध्यान भी उनकी तरफ चला गया। दूसरी तरफ टोमुट और पल्पा को एक फ्लेयर मिलता है, जिसमें एक मॉन्स्टर को पकड़ने पर 300 गोल्ड कॉइंस का रिवॉर्ड लिखा होता है। वो दोनों ज़ूरो को साथ लेकर कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं और ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर जो नजारा देखते हैं उससे उनकी आंखें फैल जाती हैं। ज़ूरो और हियो तेजी से लड़ाई में आगे हुए थे। लड़ाई के बीच ज़ूरो हियो को हार्श रियलिटी बताता है कि सिर्फ ग्रैंड ट्रोवा पर निर्भर रहने से वो ड्रैगन सोर्ड जैसे मॉन्स्टर को कभी हरा नहीं पाएगा। वो उसे याद दिलाता है कि एक समय में 100 मैजिशियन भी उस ड्रैगन को सील नहीं कर पाए थे, तो अकेले एक पावर लेवल के मॉन्स्टर को नहीं रोक सकती। ये सुनकर ह्यू का फ्रस्ट्रेशन फट पड़ा और उसने गुस्से में ज़ूरो पर हमला कर दिया, लेकिन ज़ूरो की डिफेंस इतनी सॉलिड थी कि ह्यू एक ही पल में जमीन पर गिर गया। पल्पा और टोमोट उसकी तरफ दौड़े और उसे संभालने लगे, जबकि ज़ूरो ने फैसला किया कि वो ह्यू को हीलिंग स्प्रिंग में ले जाएगा ताकि उसकी कंडीशन ठीक हो सके। उसे रास्ते में ननबाको के गार्ड्स उनकी हर मूवमेंट को चुपचाप देख रहे थे, जैसे वो किसी बड़े इवेंट का इंतजार कर रहे हो।
हीयू जैसे हीलिंग स्प्रिंग्स में उतरा। उसे यहाँ बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस पानी में कितना जबरदस्त पावर छुपी है। हल्की सी गर्माहट उसके पूरे शरीर में फैलती चली गई और कुछ ही मिनटों में उसके नीले पड़े निशान और चोट ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। ज़ोरो इस शांत माहौल को देखते हुए उसे समझा रहा था कि उनका सफर सिर्फ ट्रेनिंग तक सीमित नहीं है। इस रास्ते में अनगिनत रिस्पॉन्सिबिलिटीज और मुश्किलें आने वाली हैं और हीरो को हर स्टेप पर अपनी डिटर्मिनेशन साबित करनी होगी। इसी दौरान शाइशिरू अपनी मैजिक के जरिए आसपास के मूवमेंट को फील कर रही थी और जैसे उसे हीरो की प्रेजेंस का एहसास हुआ, उसने अपनी टीम को आगे बढ़ने का सिग्नल दे दिया। सैनिकों ने एक भारी भरकम हीरो के जैसे स्लीपिंग बीस्ट एक विशाल ऑक्टोपस को जगाया जो अचानक रेज में आकर पूरे एरिया में तबाही मचाने लगा। पानी की सतह टूटकर उछलने लगी और उसके टेंटिकल्स बेकाबू होकर चारों तरफ चीजों को उठा पटक कर रहे थे। उसकी एक विशाल पकड़ में सरूटो भी फंस गई जिससे पूरा माहौल और भी क्योटिक हो गया। इस भगदौड़ में एरन पहले ही शहर की तरफ निकलने का मौका ढूंढ चुकी थी क्योंकि वो इस अननेसेसरी मेस में फंसना नहीं चाहती थी। ऑक्टोपस का रैम्पेज इतना तेज था कि वो शाइशिरू सहित किसी को भी नहीं छोड़ रहा था। ज़ोरो ने हालत बिगड़ते हुए देख एक काफी तेज मोमेंटम में आगे बढ़कर सारी एनर्जी एक जगह इकट्ठा की और एक ही हमले में उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। जैसे ही मॉन्स्टर गिरा, थोड़ी दूर पर ही सराटो को ढूंढता हुआ लेक के किनारे पहुंचा और उसे सुरक्षित पाकर राहत की हल्की सी सांस ली। पल्पा और टोमोट ने दोनों को अकेले छोड़ने में ही भलाई समझी और दूर खड़े होकर अपनी अटेंशन दूसरी बातों में लगा ली। जैसे ही मॉन्स्टर की बॉडी को टाउन में लाया गया, उन्हें एहसास हुआ कि रिवॉर्ड वाली पूरी घोषणा सिर्फ शाइशिरू की बनाई हुई एक ट्रिक थी ताकि वो हीरो को पकड़ सके। लेकिन हीरो की टीम भी इतनी नेगेटिव नहीं थी। उन्होंने तुरंत प्लान बनाया कि इस मॉन्स्टर को किसी रिच बायर को बेचकर हीरो की आर्मर के लिए पैसे जुटा सकते हैं। पर रियलिटी ने एक बार फिर दिखा दिया कि लाइफ इतनी भी इजी नहीं है क्योंकि जिस आर्मर की हीरो को तलाश थी उसकी कीमत उनकी सोच से बहुत ज्यादा थी। मजबूरन उन्होंने सस्ते चैन मेल से ही काम चलाने का फैसला किया। अगली सुबह ग्रुप की विदाई का समय आ गया। बच्चे हीरो के चारों तरफ खड़े थे और अपनी तरह एनकरेज करने की कोशिश कर रहे थे। टोमेट ने अचानक घोषणा कर दी कि हीरो की जर्नी में साथ चलेगा। बाकी बच्चों ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन टोमेट की जिद किसी पहाड़ की तरह अटल थी। हीरो ने ग्रैंड ट्रोवा वापस लाने की अपनी डिटर्मिनेशन दिखाई और सबको भरोसा दिलाते हुए अपने नए साथी के साथ निकल पड़ा। सफर आगे बढ़ते ही एरन उनकी राह में प्रकट हुई। उसने बिना घुमाए फिराए बताया कि यस्टरडे का पूरा मॉन्स्टर इंसिडेंट शाइशिरू की प्लॉटिंग थी और उसकी बातों में छिपी इरिटेशन से साफ था कि उसे इस अननेसेसरी मेस में फंसना नहीं था। लेकिन ग्रीडी नेचर से भरी एरन के पास एक और ट्रम्प कार्ड भी था, ननबाको को एग्जैक्ट लोकेशन दिखाती एक मैप। उसने ये भी साफ कर दिया कि वो तभी जानकारी देगी जब उसे इस पार्टी में जगह मिलेगी। हीरो जैसी प्राइवेटेड चीप स्टेक को इस डील में कोई नुकसान नजर नहीं आया और टीम में एक सुंदर एली बढ़ने से उसके चेहरे पर एक्स्ट्रा शाइन आ गई। उनका सफर ज्यादा स्मूथ नहीं था क्योंकि जल्दी उनका सामना एक मैसिव बर्ड से हुआ जो आसमान में एक काला साया बनकर मंडरा रहा था। टोमोट, पल्पा, सैरोटो और एरन एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गए जबकि हीरो ने अपनी पूरी हिम्मत लगाकर उस बर्ड को रोकने की कोशिश की लेकिन कुछ ही पलों में वो उसकी पकड़ में आ जाता अगर ज़ोरो समय रहते उसकी ढाल बनकर न आता। ज़ोरो ने हालत देखते हुए एडवाइस दी कि उन्हें आज रात पास के जंगल में कैंप करना चाहिए ताकि इस बर्ड की नजरों से कुछ दूरी बनाया जा सके। रात के अंधेरे में कैंप फायर की गर्मी धीरे धीरे फैल रही थी लेकिन सरूटो कहीं नजर नहीं आ रही थी क्योंकि वो पानी लेने नदी के किनारे चले गई थी। इस हल्की सी शांति में हीरो ने खुद को वॉलंटियर कर दिया और उसे ढूंढने निकल पड़ा उस उम्मीद के साथ कि शायद उसे उसके साथ कुछ शांत पल मिल जाए। नदी किनारे की हल्की चांदनी में उसने उसे देखा और उसके कदम वहाँ खुद ब खुद धीमे पड़ गए। दूसरी ओर पैलेस में ननबुको कुछ अमीर क्लाइंट्स को अपनी नई वेपन्स कलेक्शन दिखा रहा था। उसकी हाल ही की इन्वेंशन इतनी प्रभावशाली थी कि क्लाइंट्स ने तुरंत क्रिस्टल के बदले में डील फाइनलाइज कर दी। शाइशिरू अपने मैजिक मिरर से ये सब देख रही थी लेकिन उसकी खुशी थोड़ी देर टिक पाई जब उसने अपने मिरर के जरिए हॉकाई उस बड़े बर्ड की तरफ से हीरो की पार्टी पर हुए अटैक का पता चला। ननबुको ने उसे बताया कि हॉकाई जंगलों का सबसे शार्प प्रेडिक्टर है और उनकी जर्नी को और कठिन बना देगा। शाइशिरू उसके सामने क्यूट एक्ट करके उसकी अप्रूवल पाने की कोशिश करती रही लेकिन ननबुको ने उसे साफ आदेश दिया कि वो किसी भी कीमत पर हीरो को ढूंढे वरना वो उसे हमेशा के लिए अपनी टीम से निकाल देगा। इसी बीच उनका सफर सॉल्ट फील्ड तक पहुंच चुका था जहां जमीन की सतह सफेद धूल की तरह चमक रही थी। ऊपर आसमान में हॉकाई मंडराता अपनी निगरानी बनाए हुए था लेकिन इससे पहले कि हीरो उसकी तरफ ध्यान देता शाइशिरू अपनी सेना के साथ सॉल्ट ड्यून्स से बाहर निकल आई और एक तेज एम्बश शुरू कर दिया। सैनिकों ने 3 विशाल गोलम्स को रिवाइव कर दिया जो कुछ ही सेकंड्स में पूरी टीम की तरफ बढ़ने लगे। ज़ोरो तुरंत उनकी ओर बढ़ी जबकि हीरो अचानक इम्पल्सिव होकर शाइशिरू पर ही टूट पड़ा। ये मूव
उसके लिए भारी साबित हुआ, क्योंकि शाराशिरो की लाइटनिंग मैजिक ने उसे एक पल में जमीन पे गिरा दिया और वो वहीं बेहोश जैसी हालत में पड़ा रहा। जोरू सोल्जर्स और गोलम से लड़ते हुए बैटलफील्ड को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता रहा, जबकि दूसरी तरफ हीरो इतनी बैडली कमजोर पड़ चुका था कि उसकी काउंटर अटैक्स हवा में टूटते जाते हैं। शाराशिरो लगातार बिजली जैसी वारों ने उसके तलवारों को टूट कर बिखेरने पर मजबूर कर दिया। मामला बदतर होते देख पल्पा ने तुरंत अपनी मैजिक का इस्तेमाल किया और एक चेस्ट समन करके उसमें से ममा को बाहर निकाला, एक रैबिट लाइक गर्ल जिसे ब्रेवरी बहुत पसंद थी। कंडीशन अनकंट्रोल्ड थी तो पल्पा ने तेजी से सारूटो और टोमट दोनों के चेस्ट के अंदर धकेल दिया। टोमट की चिंता के बावजूद बैटलफील्ड अब धीरे धीरे अपने पीक पर पहुंच चुका था। शाराशिरो हीरो को कॉर्नर कर चुकी थी और जोरू उसे ढाल की तरह बचाने की कोशिश कर रहा था, जबकि आसमान में होकाई मंडराता हुआ नीचे उतरने की तैयारी कर रहा था। लड़ाई जितनी आगे बढ़ती गई, जमीन खुद जैसे कांपने लगी थी। हवा में जादू और ताकत की टक्कर इतनी तेज थी कि आसमान की मिट्टी तक चटकने लगी। इसी बीच जोरू बुरी तरह शाराशिरो के जादुई जाल में फंस गया। शाराशिरो ने बिना किसी रहम के ये साफ कर दिया कि अगर हीरो ने उसकी बात नहीं मानी तो वो जोरू को मार डालेगा। ये सुनकर हीरो के अंदर की सारी गुस्सा, डर और बेकाबू फ्रस्ट्रेशन एक साथ फट पड़ा। उसकी सांस भारी होने लगी, दिल की धड़कन अनकंट्रोल होने लगी और उसकी बॉडी मानो किसी दूसरी एनर्जी से भरने लगी। कुछ सेकंड में ही हीरो का शरीर बदलने लगा, एक खतरनाक ऑलमोस्ट मोस्टर्स रूप में। उसकी आंखों का रंग बदल गया, उसके शरीर से निकल रही एनर्जी इतनी हिंसक थी कि पास खड़े सैनिक खुद से पीछे धकेल दिए गए। हीरो अपने सुध-बुध खोकर हमला करता गया। एक ही मूव में उसने पूरे इलाके के सैनिकों को मिट्टी में बदल दिया और शारू तक पहली बार उसके अंदर डर की हल्की सी झलक दिखी। पर यह पावर हीरो के शरीर के लिए बहुत ज्यादा थी। अचानक उसकी ताकत गिरने लगी, दिमाग धुंधला हुआ और वो जमीन पर गिरते हुए बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खोली, वो खुद को एक अजीब जगह घिरा हुआ पाता। ननबाको को उसके लोग उसके सामने खड़े थे। हीरो बेहद कमजोर था, सराउंडिंग समझ में नहीं पा रहा था और बेहोशी के दौरान दो की अजीब सी विजन उसके दिमाग में टिमटिमा रही थी। उधर दूसरी तरफ मोमो और उसका जादुई चेस्ट फिर से प्रकट हो गया। सराटो ने हीरो को ढूंढने के लिए सफर शुरू कर दिया और पाल्पो को फिर से मोमो को मारने के लिए अपना भारी सा गोल्ड देना पड़ा। इसी बीच ननबाको अपने बायर से मिलने पहुंच चुका था, एक शख्स जिसे रॉयल स्टाइल फैंसी कपड़े पहनने थे और जो उसकी नई चीजें इंस्पेक्ट करने आया था। वही पास में एक हरा ऑर्क एक क्रॉस पर बांधा गया था और 3 आदमी जंजीरों से उसके पास खड़े थे। डॉक्टर अपने अजीब से इन्वेंशन में लगा था जब अचानक एक तेज लाल रोशनी फैलती है। कुछ ही सेकंड्स में वो ऑर्क और इंसान एक भयानक क्रीचर में बदल जाते हैं। बायर ये देखकर ऑलमोस्ट इम्प्रेस्ड हो जाता है कि ननबाको इंसानों और ऑर्क को मर्ज करने में सफल हो गया। किसी को नहीं पता था कि वो दूर से ये सब चुपचाप देख रहा था। डॉक्टर खुद सेटिस्फाई नहीं था, उसे लगा था कि क्रिएचर और भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तभी हीरो सामने आकर ननबाको को सीधा चैलेंज कर देता। लड़ाई शुरू होने की तैयारी थी, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। हीरो के पास उसकी तलवार नहीं थी, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और ननबाको पर सीधा हाथों से हमला करता है। लेकिन ननबाको सिर्फ एक झटके में ही उसे हरा देता है। हारने के बावजूद हीरो बस एक ही बात बार बार बोल रहा था, ग्रैंड रोवा वापस दे दो। लेकिन ननबाको ने साफ कह दिया कि वो आर्टिफैक्ट उसी का है और कोई उसे उससे छीन नहीं सकता। सैनिकों ने हीरो को पकड़ लिया और ननबाको कैजुअली बोला कि उसे एक खास गैदरिंग में ले जाया जाएगा। उधर जीरो, एरिन और बाकी लोग आपस में सिर खुजाते हुए डिस्कस कर रहे थे कि आखिर हीरो ने दुश्मनों को इतनी आसानी से कैसे निपटा दिया। कुछ देर बाद जीरो, टोमिटा और सेराटो को एक लग्जरी टेंट में कर दिया जाता है, जबकि एरिन और पल्पा बाहर ही रुक गए थे। बाहर ननबाको अपने बायर के लिए रॉयल स्टार दावत तैयार करने में बिजी था। तब शाराशिरो भागती भागती आती है और अपनी हार की माफी मांगती है, लेकिन सरप्राइजिंगली ननबाको से डांटने की बजाय उसकी ताकत की तारीफ कर देता है और एक पूरा बैग भरकर पैसे थमा देता है। शाराशिरो तो लिटरली खुशी से उछल पड़ी। टेंट के अंदर हीरो एक कुर्सी पर बांधा गया था। तभी ननबाको टॉर्चर वाले टूल्स दिखाते हुए अंदर आता है। उसका इरादा साफ था, हीरो के सीक्रेट्स चाहे जैसे हो निकलवाने ही है। उसे सबसे ज्यादा दिलचस्पी इस बात में थी कि हीरो का दग्गन जॉर्ज जैसे हीवल ड्रैगन से आखिर कनेक्शन क्या है। हीरो ने उल्टा सवाल दाग दिया कि एक बिजनेस करने वाले आदमी दग्गन जॉर्ज जैसे विनाशक में क्यों दिलचस्पी रखेगा। इस पर ननबाको हंसा और बोला कि केओस और युद्ध जितना बढ़ेगा, हथियारों की डिमांड उतनी ही बढ़ेगी और उसके प्रॉफिट्स स्काई हाई चले जाएंगे। उसी समय बाहर बायर किसी बात पर भड़क गए और जोर जोर से चिल्लाने लगा क्योंकि उसे प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिला था। इसी शोरगुल में हीरो को मौका मिल गया। उसने पैरों की रस्सी तोड़ दी, बैज निकाला और हाथ की रस्सी काटने में लग गया। उधर डॉक्टर अपने सेंसर से सेरोटो की एनर्जी पकड़ लेता है और उसे ढूंढते ढूंढते बाहर निकल पड़ता है। चलते चलते उसे टेंट में
हीरो की गंध महसूस होती है और वो बिना सोचे अंदर आ जाता है। हीरो चौंक जाता है, लेकिन उसका हाथ लगभग आजाद होने वाला था। डॉक्टर बार बार सरोटो के बारे में पूछता जा रहा था। उसे हीरो की एनर्जी सरोटो की हार्ट बीट के बीच कुछ अजीब सा कनेक्शन महसूस हो रहा था। कुछ ही पल बाद आखिरकार हीरो का हाथ भी खुल गया। डॉक्टर के उलझे हुए सवाल बढ़ते जा रहे थे, लेकिन हीरो अब सब समझ चुका था कि सरोटो की किस्मत और उसकी अपनी जर्नी किसी न किसी वजह से एक दूसरे से बन चुकी है। डॉक्टर हीरो को ऐसा घूर रहा था जैसे उसके अंदर कुछ छुपा हो, जिस पर बाकी दुनिया का ध्यान नहीं जा सकता। उसे साफ साफ महसूस हो रहा था कि हीरो और सरोटो के बीच का रिश्ता बिल्कुल आम नहीं है। ना कोई साधारण लड़का लड़की का कनेक्शन, ना कोई आम सी मुलाकात। ये बंधन कुछ और ही कहलाता है, कुछ ऐसा जिसे नानबुको तो क्या बाकी लोग भी नहीं समझ सकते थे। डॉक्टर ने होले से हीरो से विनती की वो सरोटो की जिम्मेदारी उठा ले, वही जिम्मेदारी जो डॉक्टर खुद उठाना चाहता था, पर हालात ने उसे बांध रखा था। हीरो के मन में डर था, कमजोरी और लगातार लड़ाई ने उसके अंदर एक गहरा खालीपन पैदा कर दिया था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि वो इस वादे को निभा पाएगा। डॉक्टर उसकी आंखों में ये डर पड़ गया, शायद इसीलिए उसने अचानक अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाली, जहर से भरी। बिना किसी घुमा फिराव से उसने हीरो को ऑप्शन दे दिया। अगर वो सच में सरोटो से जुड़ना चाहता है, अगर उसे लगता है कि अब उसका रास्ता यहीं खत्म हो चुका है, तो ये जहर उसका आखिरी एस्केप हो सकता है। एक ऐसा रास्ता जो इसे क्रूर दुनिया से बाहर निकाल कर उसे सरोटो तक ले जाएगा। हीरो पहले हिचकिचाया और एक पल को उसने सोचा क्या वो सच में इतना टूट चुका है कि मौत को चुने। लेकिन कुछ सेकंड बाद अपने अंदर के तूफान और टूटी हुई उम्मीद के बीच उसने वो जहर पी लिया। टेंट के बाहर अचानक हलचल मच गई। ऊपर से गिरते हुए हीरो को देखकर जीरो का दिल एकदम बैठ गया। उसने बिना कोई सवाल किए सबको तुरंत निकलने का इशारा दिया। अब वक्त सवाल जवाब का नहीं था। हीरो को वहाँ से हटकर सुरक्षित जगह ले जाना था। उधर टेंट के अंदर नानबुको जब वापस लौटा, उसने डॉक्टर को बेपरवाही से खड़ा देखा। नानबुको की आंखों में आग थी। उसे यकीन था कि डॉक्टर ने उसकी अथॉरिटी और उनकी योजनाएं में दखल दिया है, लेकिन डॉक्टर बिल्कुल शांत खड़ा रहा, जैसे उसे फर्क नहीं पड़ता कि नानबुको उसे अभी उसी पल मार दे। नानबुको जानता था कि डॉक्टर को खत्म करना उसे भविष्य में भारी पड़ेगा, इसलिए उसने खुद को रोक लिया। डॉक्टर की आंखों में सिर्फ एक बात थी, सरोटो की सुरक्षा और हीरो की जिंदगी। नानबुको को दिलचस्पी हो गई कि क्या हीरो वास्तव में जानता है कि सरोटो कौन है। उसके चेहरे पर एक ठंडी ऑलमोस्ट डरावनी मुस्कान आ गई जब उसने कैजुअली कहा कि बहुत जल्द सरोटो को रास्ते से हटा देगा। ये सुनते ही डॉक्टर की आंखें भर आई। वो समझ चुका था कि उसकी जिंदगी सिर्फ एक वैज्ञानिक की नहीं थी, वो किसी के लिए एक पिता जैसा था और उसकी बनाई दुनिया उसकी आंखों के सामने बिखर रही थी। पुरानी खान वाले इलाके में एरिन सबको आसपास की जमीन, टूटी मशीनों और ताजा खुदाई के निशान दिखाते हुए बता रही थी कि यहाँ काफी समय से मैजिक स्टोन्स निकलते आ रहे हैं। जमीन पर बिखरे पत्थरों में हल्की सी चमक थी, जैसे उनमें से अभी भी थोड़ी ऊर्जा बाकी हो। इसी दौरान सरोटो हीरो के थोड़े करीब आती है और उसे डॉक्टर बरापा की हल्की सी महक महसूस होती है। वही महक जो हमेशा किसी दवा धातु और किसी रहस्यमय चीज के मिलावट जैसी लगती है। ये बात जीरो को सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि डॉक्टर की बातें पहले से ही उसके मन में घूम रही थी। धीरे धीरे जीरो को एहसास होने लगता है कि हीरो का दिल शायद सामान्य दिल जैसा नहीं है। वो बार बार डॉक्टर की बातों को जोड़ने लगता है। हीरो की धड़कन, उसका शरीर अचानक मजबूत हो जाना और वो एनर्जी जो किसी इंसान जैसी नहीं थी, यही उसके मन में ये शक बनने लगता है कि शायद हीरो और दंगजोट के दिल किसी वजह से बदल गए थे। वो अंदाजा लगाता है कि ये काम शायद हीरो के पिता ने किया होगा, किसी ऐसे समय में जब उनके पास कोई और ताकत नहीं था, या जब उन्हें लगा कि हीरो को किसी खास किस्म की ताकत की जरूरत है। इसी वजह से हीरो की शक्ति तब बाहर आती थी जब उसकी भावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, और तभी वो थोड़े समय के लिए राक्षसी मॉन्स्टर के रूप में आ जाता था। हीरो ये सब सुनकर अंदर से थरथरा जाता है और अपने शरीर से ही अजीब सा डर महसूस होने लगता है, जैसे उसमें कोई ऐसी चीज है जिसे वो खुद भी नहीं पहचान पाता। वो ये सोचकर और टूट जाता है कि अगर उसका दिल दगनजोट से जुड़ा है तो हो सकता है उसकी मौत दगनजोट को भी खत्म कर दे। अपने माता पिता की मौत, घर का उजड़ना और सारे पुराने दर्द उसकी यादों को ताजा कर जाते हैं, और उसी बोझ के साथ वो बिना कुछ बोले बाहर निकल जाता है। जीरो और पल्पा उसके पीछे जाते हैं, लेकिन टोमिटा एरिन को रोक देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये दर्द और ये सफर हीरो को खुद तय करना पड़ेगा। उधर महल में शायशुरु ननबाकू द्वारा दिए गए पैसों और तोहफों से बहुत खुश थी, लेकिन उसके मन में बेचैनी लगातार बढ़ रही थी। उसे बार बार लगता है कि कहीं कोई बड़ा खतरा उनके पीछे न चल रहा हो। इसी डर की वजह से उसे वो अपने छोटे छोटे उड़ने वाले जासूसों को हीरो पर नजर रखने के लिए भेज देती है, ताकि कोई भी अचानक की स्थिति उसे पहले से पता चल जाए। इसी दौरान हीरो को एक पुराने वीरान गांव पहुंचता है, जहां जगह में सन्नाटा ऐसा था कि हवा भी धीमी लग रही थी। टूटे घर, जली खिड़कियां और खाली मैदान देखकर लगता था कि यहाँ कोई बहुत बुरा हादसा हुआ होगा। जीरो ये जगह देखते ही ठहर जाता है। उसके चेहरे पर अचानक वही दर्द लौट आता है जिसे उसने सालों पहले छिपा रखा था। उसके अपने माता पिता की यादें आती हैं। माँ जो इंसान थी, पिता को मॉन्स्टर जैसे रूप वाले थे, और गांव वाले जो उन्हें
अपशकुन मानते थे। ये गांव, ये मोहल्ला, ये सूना सन्नाटा सब वही था। उसे याद आता है कि कैसे उसके माता पिता ने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन दोनों मर गए थे। उस दिन के बाद जीरो का बचपन खत्म हो गया था और उसके अंदर एक अलग ही मजबूती पैदा हुई थी। गांव के दूसरी तरफ तोमिता और कई लाशें मिलती हैं। जमीन पर खून सूख चुका था और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। तभी ऊंचाई से एक बड़ा डरावना प्राणी उसे घूर रहा होता है। उसकी आंखों में ऐसी भूख थी जैसे वो किसी भी पल हमला कर देगा, और कुछ ही सेकंड बाद वो सच में उस पर झपट पड़ता है। तोमितो किसी तरह अपना संतुलन बचाकर भागता है और वापस दोस्तों के पास दौड़ता है, जब उसके पीछे एक इंसान और ऑर्क जैसे मिलते जुलते मॉन्स्टर पूरी ताकत से दौड़ रहे थे। हियो उसे रोकने आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी हालत पहले से कमजोर थी। वो मॉन्स्टर फॉर्म में जाने की कोशिश करता है, पर शरीर इतनी जल्दी उसका साथ नहीं देता। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं और वो लगभग गिरने ही वाला था। मॉन्स्टर उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, लेकिन उसी समय जीरो तेजी से आगे आता है। उसकी चाल में वो ठर्राक और कंट्रोल था जो सिर्फ एक एक्सपीरियंस फाइटर में होता है। वो मॉन्स्टर को एक साफ वार में खत्म कर देता है और धीरे धीरे माहौल फिर से शांत होने लगता है। इसी बीच एक पुरानी और अंधेरे वेयर हाउस जैसी जगह में एरिन शाराशिरो के साथ ननबुको से मिलने आती है। यहाँ से साफ पता चलता है कि एरिन कोई मासूम या साधारण लड़की नहीं, बल्कि वो जानकारी पैसे के बदले बेचने का काम करती है। वो ननबुको को हियो के अंदर दगन जोट का दिल होने की बात बताती है। ननबुको पहले इस बात पर भरोसा नहीं करता, लेकिन एरिन की शांति, बिना हिचकिचाहट वाली बातों और आत्मविश्वास देखकर वो उसकी जानकारी को सच मान लेता है। वो उसे एक महंगी चीज देकर शाराशिरो को हियो को खत्म करने का आदेश दे देता है, जिससे माहौल अचानक और डरावना हो जाता है। उधर रुकानो गांव अपनी चमक और रौनक में डूबा हुआ था। छोटे दुकानों के बाहर लाइटें चमक रही थी, खाने की खुशबू और हवा में फैली थी। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। ये सब देखकर टोमेटो को सुकून मिलता है, जैसे इस दुनिया की सारी परेशानियों के बीच ये एक छोटा सा सुरक्षित टुकड़ा हो। पलूपा बताती है कि गांव कई रास्तों के बीच है, इसलिए यहाँ हमेशा भीड़ रहती है। हियो एक नई तलवार लेना चाहता था, लेकिन जीरो उसे याद दिलाता है कि अभी उनके पास पैसे काफी कम है। वो सुझाव देता है कि पहले मगरमच्छ बेचकर कुछ पैसे कमा लेते हैं, फिर आगे की यात्रा और जरूरतों की सही प्लानिंग करेंगे। शाम तक आसमान हल्का सा ग्रे हो जाता है और गांव की रंग बिरंगी लाइटें पास की झील में चमकने लगी थी। खानों की दुकानों की खुशबू हवा में फैली थी। उन लोग धीरे धीरे अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। टोमेटो ने मजाक में पूछा कि कल क्या करेंगे, तो जीरो ने आराम करने की सलाह दी, क्योंकि पिछले कई दिनों की लड़ाई ने सबको थका दिया था। रात को वो अपने कमरे में बैठकर नक्शे पर सुझाव आगे की यात्रा की प्लानिंग कर रहे थे, जबकि हीरो उसकी सीरियसनेस को समझने की कोशिश करता है। जीरो ने कोल्ड तरीके से कहा कि वो बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन हीरो को लग रहा था कि जीरो के अंदर कोई पुराना डर या दर्द छुपा है, जिसे वो किसी से नहीं कह रहा। मिडनाइट तक गांव की रोशनी धीमी पड़ने लगी और एक शांत माहौल बन गया, लेकिन तभी अचानक आकाश पर एक भारी डरावना साया फैल गया, जिसने पूरे गांव का माहौल बदल दिया। हवा भारी हो गई, पेड़ों की परछाइयां अजीब सी शेप में बदलने लगी और जमीन हल्की कांपने लगी। देखते देखते वो साया जमीन पर गिरा और धीरे धीरे एक बड़े मॉन्स्टर के रूप में बदल गया, जिस वजह से लोग डर कर चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। जीरो के अंदर गुस्सा और डर दोनों आ गया और उसकी नसों में ड्रैगन एनर्जी खोलने लगी, लेकिन जीरो उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि हालात उसकी समझ से बाहर हो जाते हैं। मॉन्स्टर के दोबारा हमला करते ही पता चल गया कि वो असली ड्रैगन जोट नहीं, बल्कि किसी मशीन का बनाया हुआ नकली रूप है। तभी शाराशिरो अपने सामने आई और बोली कि ये ड्रैगन भारोपा नाम के पागल वैज्ञानिक की बनाई मशीन है, जबकि सैराडो ने बताया कि असली खतरा अभी सामने आना बाकी है। उसी समय महल में भारोपा और ननबुको आराम से बैठकर ये सब देख रहे थे। भारोपा को विश्वास था कि वो हीरो के दिमाग और शक्तियों को आसानी से कंट्रोल कर लेगा, जबकि ननबुको शांत बैठा सिर्फ ड्रैगन जोट को बाहर निकालने के लिए मौका ढूंढ रहा था। जीरो शैडो में फंस गया और ये देखकर हीरो के अंदर की दबी हुई शक्ति अपना कंट्रोल खोने लगी। शाराशिरो की बिजली वाली छतरी का वार हीरो पर पड़ा और भारो पहली बार डर गया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि हीरो की शक्ति उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा है और सराडू से उसका जुड़ाव पूरी सिचुएशन को और उलझा रहा था। कुछ ही पल में हीरो का ड्रैगन फॉर्म बाहर फट पड़ा। उसकी आंखों में नीली चमक, शरीर पर तेज ऊर्जा की लहर और हवा में कंपन पैदा करने वाली शक्ति ने सबको पीछे धकेल दिया। शाराशिरो समेत कई लोग दूर जाके गिरे और टोमेट और साथ सराडू दोनों उसकी ताकत देखकर हैरान हो गए थे। इसी बीच असली ड्रैगन जोट प्रकट हुआ, लेकिन ड्रैगन फॉर्म में हीरो उसे पहचान नहीं पा रहा था और उसने एक बार में जीरो को बुरी तरह घायल कर दिया। इतने कि सराडो के दिल में भी तेज दर्द उठा, जैसे किसी अदृश्य धागे ने उसे जोड़ रखा हो। हीरो की अनकंट्रोलेबल एनर्जी इतनी तेज थी कि ननबुको के कमरे में सभी शीशे अचानक टूट कर गिर गए। धीरे धीरे हीरो की एनर्जी कम हुई और उसका ड्रैगन फॉर्म
फॉर्म टूटने लगा और ड्रैगन जोट धुएं की तरह गायब हो गया। ननबागो ने उसी पल समझ लिया कि ड्रैगन जोट तक पहुंचने की असली चाबी हीरो ही है और इसीलिए उसे जल्द से जल्द पकड़ना जरूरी है। हीरो वापस हॉस्टल पहुंचा जहां जीरो बेहोश पड़ा था। गिल्फ ने उसे भीतर से हिला दिया। सराडो शांत होकर उसके पास बैठ गई। उसकी मौजूदगी हीरो के टूटे हुए मन को थोड़ा संभाल रही थी। नीचे पलूपा खाना बना रही थी, लेकिन उसकी टेंशन के कारण स्वाद बिगड़ गया। तभी जीरो को होश आया और हीरो ने राहत की सांस ली। हालांकि उसके चेहरे से गुस्सा भी उतरा नहीं था। जीरो और पलूपा ने उसे समझाया कि गलती उसकी नहीं बल्कि अनकंट्रोल्ड ड्रैगन फॉर्म की है। पर हीरो के दिल में ये डर जम गया था कि अगर कभी ये रूप पूरी तरह उस पर हावी हो गया तो वो इंसान नहीं बचेगा। जीरो ने मास्टर थियो का नाम लिया कि वो शायद मदद कर सके, लेकिन बोलते बोलते वो फिर से बेहोश हो गया। नीचे मोमो ने बताया कि जीरो की जान बचाने के लिए सर्फियो नाम की रेयर जड़ी बूटी चाहिए। टॉमेट ने हीलिंग स्प्रिंग जाने का कहा, लेकिन पलूपा को लगा कि अब वो काफी नहीं होगा। एरिन ने बताया कि उसे पता है कि ये जड़ी बूटी कहाँ मिलती है, कुरुरु और उरु कैनियन में। हीरो और सराडो तुरंत निकल पड़े। रास्ता लंबा और काफी मुश्किल था, लेकिन सराडो शांत रहकर हीरो को मेंटल सपोर्ट देती रही। उधर हॉस्टल में एरिन ने बताया कि जीरो की हालत हर मिनट बिगड़ रही है और टॉमेट सराडो पर शक करने लगा है क्योंकि उसका रहस्यमय अतीत और उसका डॉक्टर भारूपा से कनेक्शन सहज कर रहा था। इसी बीच कैनियन में अचानक एक विशाल मेंढक जैसा मॉन्स्टर ने हीरो और सराडो पर हमला कर दिया। बारिश शुरू हो गई और जमीन फिसलने लगी। सराडो खुद गिरते गिरते बची और उसने हीरो को धक्का देकर उसकी जान बचाई। इसी भागदौड़ में सराडो को सर्फिया का पौधा मिला, लेकिन वो पौधा अचानक एक चमकते हुए कछुए की पीठ पर चढ़कर भागने लगा। हीरो पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ा, जबकि कैनियन में बिजली चमक रही थी और बारिश हर चीज को धुंधला बना रही थी। उसी समय हॉस्टल में बाकी लोग सोच रहे थे कि आखिर ननबुक और ड्रैगन जोट दोनों ही हीरो में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं। और एरिन ने बताया कि उसने अपने कम्युनिकेशन डिवाइस से सुना कि ननबुक को किसी भी हाल में हीरो को खत्म करना चाहता है। हीरो कैनियन की अंधेरी बरसाती हवा में उसे चमकते हुए केचुए के पीछे दौड़ रहा है। सराडो उसकी हर कमजोरी और ताकत को महसूस कर रही है और हॉस्टल में बाकी लोग डर रहे हैं कि हीरो की असली पहचान कहीं उससे उसके भविष्य न छीन ले। जब सबको ये पता चला कि हीरो का ननबुको के घर जाना उसकी बाप की विरासत से जुड़ा था, तो पूरे ग्रुप का मूड एकदम बदल गया। ऊपर से एक खुलासा ही हीरो के शरीर में उसी राक्षस का दिल धड़क रहा है जिसने कभी उसके माँ बाप को मार दिया था, सबको अंदर तक हिला दिया था। तभी एरिन आई और उसका आना टेंशन कम नहीं बल्कि और बढ़ा गया। उसने बताया कि ननबुको ने ड्रैगन जोट को पकड़ने की झूठी कहानी फैलाई है ताकि तीनों राज्य में लड़ाई हो सके। जिस दिन लड़ाई भड़केगी, हथियारों की खरीद, कवचों की डिमांड और जादुई पत्थरों के दाम आसमान छू लेंगे और इन सब का फायदा सिर्फ ननबुको को होगा। पलूपा को इस बात की अंदाजा था कि यह मामला कहीं पूरे महाद्वीप को जंग में ना बदल जाए। उसी समय हीरो अभी भी चमकते हुए केचुए के पीछे दौड़ रहा था। उसी केचुए के पास ही उन्हें सेराफूरिया की जड़ी मिल सकती थी। एरिन ने साफ कहा कि आगे का ट्रैवल और भी खतरनाक होने वाला है, लेकिन इसके बदले उसने कोई इनाम नहीं मांगा, बस एक चाय कप मांगी, जैसे उसे पैसे से ज्यादा सुकून की जरूरत हो। खाई में बहुत भागदौड़ के बाद हीरो को आखिरकार सेराफूरिया मिल गई। जैसे ही वो कछुए की पीठ से फिसला, सराडो ने उसे पकड़ लिया। उसी पल दोनों के चेहरे पर हल्की सी राहत और मुस्कान लौट आई, जैसे लंबे समय के बाद कोई चीज ठीक हुई हो। वापस पहुंचकर हीरो ने उबली हुई सेराफूरी जूरी को पिलाई। कुछ ही टाइम में उसके शरीर के चारों ओर हल्की नीली रोशनी तैरने लगी और वो धीरे धीरे होश में आ गया। लेकिन राहत ज्यादा देर टिक नहीं सकी क्योंकि बाहर टॉमेट चिंता चेहरे के साथ आया और बताता है कि शहर में बच्चों को जबरदस्ती खदानों में लगाकर जादुई पत्थर निकलवाए जा रहे हैं। इससे साफ लग रहा था कि युद्ध अब कभी भी छिड़ सकता है। ट्रैवल दोबारा शुरू हुई तो टॉमेट ने पलूपा से सीधा कहा कि पिछली रात उसने सराडो को रोते हुए देखा था और अब उसे उस लड़की पर भरोसा नहीं रहा। उसे एक अजीब पहले मिली रहस्यमयी लड़की पर ज्यादा विश्वास हो रहा था। वो आने वाले युद्ध से डर रहा था और ग्रैंड ट्रोवा पाने की अपनी अधूरी चाहत उसके दिमाग में घूम रही थी। जीरो ने उसे याद दिलाया कि अभी का सबसे जरूरी काम गुरु थियो को ढूंढना है। इसी बीच रास्ता रोकते हुए एक बड़े प्रतिष्ठा आदमी की एंट्री हुई। जीरो और पलूपा तुरंत सम्मान में झुक गए। पलूपा ने खुद को बारो का नौकर बताया और उस आदमी ने शांत भाव से कहा कि वो खुद ही गुरु थियो है। उनके आने से माहौल बदल गया और थोड़ा सम्मान, थोड़ा तनाव और थोड़ा ईर्ष्या भर गया, खासकर जब उन्होंने सराडो को बेहद नरम लहजे में बुलाया। ये देखकर हीरो के मन में एक चुभन उठी। ऊंचाई पर हवा पतली होती गई और सबको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। गुरु थियो ने उसकी हालत देखकर कहा कि उनके असली शिष्य कभी इस तरह नहीं आपते। पलूपा ने बिना गिफ्ट आए माफी मांगी, जबकि जीरो ने कहा कि वो एक जरूरी बात करने आए हैं। गुफा में अंदर पहुंचकर जीरो ने हीरो को ड्रैगन में बदलने की सच्चाई बताई। गुरु थियो ने सब ध्यान से सुना और फिर एक छोटा सा इशारा करके ड्रैगन जोट की तरफ आत्मा को जलाने वाली आग का नमूना दिखाया। उन्होंने उस पुरानी फेल हुई सील की कहानी बताई जिसमें ड्रैगन जोट का दिल सबसे महत्वपूर्ण था।
वही दिल जो अब हियो के सामने धड़क रहा है। इतना कुछ जानते हुए भी उन्होंने माना कि इस मामले में उनके पास कोई आसान समाधान नहीं है। हीरो के अंदर जमा गुस्सा आखिर फूट पड़ा। उसने भारी आवाज में पूछ लिया कि जब सील टूट रही थी तब वो उसके माँ बाप की मदद करने क्यों नहीं पहुंचे। वो जवाब चाहता था। आखिरकार वही रात थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। गुरु थियो ने कहा कि उनकी मौजूदगी भी दगन जोट को रोकने के लिए माफी नहीं होती, क्योंकि हियो को साथ चलकर जादू सीखने की सलाह दी ताकि वो अपने ड्रैगन रूप को कंट्रोल कर सके। गुफा से बाहर आते ही गुरु थियो ने सबके लिए अलग अलग काम बांट दिए। हियो को एक मुश्किल सा काम दिया गया, टेढ़ी मेढ़ी लाइन पर चलते हुए अपने पैरों से सीधा रास्ता ढूंढना। ये उसकी उलझी हुई जिंदगी को समझने का प्रैक्टिस था। इसके साथ एक छोटा मगर गहरा एक्सरसाइज भी थी, एक तस्वीर को मोड़कर फिर उसे सीधा करना, और जो अंदरूनी बदलाव और खुद को समझने का प्रतीक था। उधर पलूपा को गुरु थियो की बातें समझने में मुश्किल हो रही थी। एरिन महल से लगातार खबरें पकड़ रही थी और उसके मन में युद्ध का डर और बढ़ रहा था। ट्रेनिंग के दौरान पलूपा ने हियो को एक साथ रहने को कहा, लेकिन गुरु थियो ने अचानक हीरो को सराडू की तस्वीर को हवा में फेंकने को कहा। हियो नाराज हुआ क्योंकि वो तस्वीर उसके लिए खास थी। गुरु थियो उनकी छोटी छोटी हरकतों को गौर से देख रहे थे, जैसे वो दोनों की बॉन्डिंग की गहराई समझ रहे हैं। उधर जीरू जंगल में शिकार लेकर लौटा, जिससे साफ था कि उसके अंदर अब भी योद्धा वाली आदतें बराबर हैं। गुरु थियो ने एक छोटा सा पत्थर उठाने में मेहनत करवाकर उसके धैर्य को परखा। सराडो ने गोल्डन कॉइन को कंकड़ समझ लिया, जिसने माहौल को हल्का कर दिया। गुरु थियो ने हियो को वो पत्थर दूर फेंकने को कहा और जैसे ही वो फेंका हल्की सी चमक निकली। थियो को दिलचस्पी उसी पल हुई कि क्षमता और बढ़ गई है। सारा शीर उधर महल में उदास थी। उसका मन बेहद अशांत था, लेकिन वो कारण नहीं बता पा रही थी। जब कोई नौकर उसके पास आया तो उसने बस चुपचाप सिर हिला दिया, लेकिन अकेले में उसने ननबागो का नाम पुकारा, मानो कहीं से सहारा मांग रही हो। गुफा के सामने गुरु थियो ने बिना तलवार के भी तलवार की इनविजिबल एनर्जी यानी कोको ब्लड का प्रदर्शन किया। हियो ने पहले उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब उसने कोशिश की और उसका वार पत्थर पर असली चोट की तरह लगा तो वो खुद भी हैरान रह गया। फिर भी उसे पूरी समझ में नहीं आई कि उसने अभी क्या हासिल किया है। इसी बीच सारा शिरू ननबाकू से मिलने गई, जो अपनी मशीन में डूबा था। उधर गुरु थियो ने हियो को अंतिम परीक्षा दी। अगर वो कोको ब्लड से उन्हें छू ले तो उसकी ट्रेनिंग पूरी मानी जाएगी। हियो ने जोर से वार किया और गुरु थियो ने चोट लगने का नाटक किया, जिससे हियो अंदर से खुश हुआ, जबकि असल में थियो ने खुद को एक जादुई सुरक्षा कवच में बचा लिया था। आखिरकार वो मोआट रेगिस्तान पहुंचे। यहाँ तापमान दिन में आग जैसा और रात में बर्फ जैसा था। रेत के तूफानों से लड़ते हुए पूरा गाँव परेशान हो गया। उधर सेंट अमेरिका राज्य में नाइट्स युद्ध तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि वेन लॉर्डेस और इल्शवेन ने मिलकर दगन जोट को पकड़ लिया है। रेगिस्तान में उनका पानी खत्म होने लगा और पलूपा अचानक एक रेत के गड्ढे में गिर गया। नीचे एक बड़ा अजीब राक्षस घूर रहा था। जीरू ने उसे हिलाने को कहा, मगर पलूपा घबरा गया और नीचे चला गया। तभी अचानक एरिन आई और रस्सी देकर उसे बाहर निकाला। पलूपा बच तो गया, लेकिन एरिन पर गुस्सा बना रहा। एरिन ने समझाया कि वो असली रास्ते से भटक चुके हैं। दूसरी तरफ इश्फ्लेन राज्य में राजा लगातार 3 देश से प्रार्थना में डूबा था। डर था कि 2 राज्य मिलकर उनके खिलाफ मोर्चा खोलना थे। उधर रेगिस्तान में भयानक तूफान उठा और पूरा गांव एक दूसरे से बिछड़ गया। पलूपा होश में आया तो एरिन उसके पास खड़ी थी। उसने कहा कि बाकी सब कहीं खो गए हैं और अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं नजदीकी जगह पे पहुंच जाए। वो आगे चल दिए और बेचारा पलूपा मजबूरी में उसके पीछे चल पड़ा। इधर ही और सराडो भी तूफान में खोकर एक दूसरे के साथ रह गए। तेज काटती हवा और रात की ठंड में सराडो का डर साफ दिख रहा था, जबकि हियो खुद भी अंदर कांप रहा था। रेगिस्तान से नहीं, बल्कि उस भविष्य से जिसे वो हर कदम पर और करीब आता महसूस कर रहा था। अगली सुबह रेगिस्तान की ठंडी हवा में सबसे पहले एरेन और पलूपा की नींद खुली। पलूपा ने देखा कि उसके पास रेंग रहा एक छोटा सा कीड़ा अपने शरीर पर ओस की बूंद जमा कर रहा था, जैसे वो पूरी रात इस तरह पानी इकट्ठा करता रहता हो। इस तरह से तकनीक को देखकर पलूपा ने खुद भी करने की कोशिश की, लेकिन सूखी हवा और उसकी अनाड़ी हरकतों के कारण वो कर नहीं पाई। इसी समय थोड़ी दूरी पर ही वो कांपता बैठा था। उसका गला सूख चुका था और उसकी आंखें धुंधली हो रही थी। उसे पानी की सख्त जरूरत थी, लेकिन कहाँ जाना है ये अभी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक सराटो ने हवा में हल्की सी नमी की गंध महसूस की और वो बिना कुछ कहे अपने कपड़े उतारने लगी, जैसे उसके शरीर को पता चल गया हो कि पास ही कोई वाटर सोर्स है, और वो उस दिशा में चल पड़ी। उधर रेगिस्तान के दूसरे हिस्से में ज़ोरू टोमोटो को अपनी पीठ पर उठाए आगे बढ़ रहा था। दूर रेत के बीच उसे 2 छोटी सी आकृतियां दिखाई दी, एरिन और पलूपा। थोड़ी कोशिश के बाद सब एक दूसरे तक पहुंच गए और लंबे समय बाद समूह एक साथ खड़ा था। इसी बीच सराटो अपने शरीर पर जमा होती ओस की बूंद को सावधानी से इकट्ठा करने लगी, मानो वो खुद ही एक चलता फिरता पानी का सोर्स बन गई हो। थोड़ी देर बाद उसने नन्ही सी बूंद हीरो को दी और उसे पीते ही हीरो के मन में अचानक अपनी माँ की धुंधली यादें लौट आईं।
जबकि सब थोड़ा संभल रहे थे। कुछ ही दूरी तय करने के बाद आखिरकार वो मरु पहुंचे, जहां हरी झाड़ियों और ठंडी हवा ने उन्हें थोड़ी राहत दी। जोरू ने टोमोटो को पानी पिलाया और कुछ ही घूंटों में उसका चेहरा रंगत ला उठा। लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं चली। अचानक हवाओं में एक अजीब सा महसूस हुआ और सामने उन सबके बीच सारा शीरो आ गई, अपने आधे इंसान आधे जादुई वाले फॉर्म में। उसके चेहरे पर बेचैनी और गुस्सा दोनों थे। इससे पहले कि कोई समझ पाता, वो सराटो की तरफ झपटी और उसे दूर फेंक देती है, और अगले ही धड़कन में सबकी आंखों के सामने हीरो को अपनी पकड़ में लेकर आसमान में गायब हो गई। रेगिस्तान की रेत फिर से शांत हो गई, लेकिन ग्रुप के मन में एक तूफान उठ चुका था। उसी समय दूर तीनों राज्यों की सेना अपने अपने शिविरों को फाइट के लिए तैयार कर रही थी, जैसे कोई बहुत ही बड़ी वॉर होने वाली हो। होश में आते हीरो खुद को ननबाकू के विशाल ठंडे महल में पाता है, जहाँ दीवारों पर चमकती मशीनों और घूमती चक्कियों के बीच ननबाकू उसे अपने प्लानों के बारे में बताता है। उसने बेपरवाह अंदाज में कह दिया कि 10 साल बाद फिर से दगनजोट को जिंदा करेगा और दुनिया सारी जादुई ऊर्जा अपने कब्जे में ले लेगा। हीरो का गुस्सा अब उबल रहा था, लेकिन ननबाकू की आवाज में ऐसी ठंडक थी कि वो उसे और ज्यादा भड़का रहा हो। उसने दावा किया कि अब ग्रेट ट्रोवा उसी का है, नियम से, ताकत से और चालों से भी। गुस्से में अंधा होकर हीरो ने तलवार निकाली और पूरी ताकत से ननबाकू पर हमला कर दिया। लेकिन सामने वाला उसकी हर कोशिश को ऐसे रोक रहा था जैसे किसी बच्चे के हमले को रोक रहा हो। कुछ ही पल में हीरो को इस समझ में आ गया कि ननबाकू को हराना उतना आसान नहीं जितना उसने सोचा था। इसी बीच ननबाकू ने एक ऐसा सच निकाला जिससे हीरो का दिल दहल गया। उसी 10 साल पहले पुरानी बर्बादी में, उसके माता पिता की मौत में और दिल बदलने वाली प्रोसेस में उसी का हाथ था। उसने कहा कि फैसले तो लॉर्ड बैरो ने लिए थे, लेकिन हाथ उसने अपने थे। ये सुनकर हीरो के भीतर एक काफी तेज आग जाग उठी। उसने फिर हमला किया, लेकिन इस बार भी वो हार गया और ननबाकू ने उसे काफी बुरी तरह से पकड़ रखा था और वो वापस उसे रेगिस्तान में फेंक देता। रेत की लपटें चारों ओर उठती रही और वो थका हुआ था और टूटा भी। ननबाकू को सच का बोझ किसी पत्थर की तरह उसके सीने पर दब चुका था। उधर जोरू और बाकी लोग बिखरे हुए संकेतों से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एरिन ने अपने टूल को कान से लगाया। उम्मीद थी कि कहीं ये कोई आवाज मिलेगी, और कुछ ही सेकंड बाद अचानक सराटो की कहरती बेचैन पुकार सुनाई दी। वो बार बार हीरो को बुला रही थी। सब उस दिशा की ओर दौड़ पड़े और थोड़ी देर बाद उन्होंने उसे पाया, अकेली हड़बड़ी हुई रेगिस्तान की धरती पर रखे एक बड़े से ड्रम को बजाते हुए। उसकी हर चोट में घबराहट थी, जैसे वो किसी ऐसी शक्ति को बुला रहा हो जिसे वो खुद भी ठीक से नहीं समझी। अगले पल जैसे हवा को रोक गया, आसमान फटा और एक विशाल ड्रैगन नीचे आया। उससे उठती गर्मी हवा ने सबको पीछे धकेल दिया। बिना झिझक ड्रैगन नीचे झपटा और पुराने ग्रुप की आंखों के सामने सराटो को अपने मुंह में डाल लिया। घबराकर सब अपने अपने हथियार उठाने लगे, लेकिन सराटो की कमजोर मगर साफ आवाज ने उसे कह दिया वो ड्रैगन के भीतर से उन्हें शांत कर रही थी। वो कह रही थी कि ये रास्ता है, ड्रैगन उन्हें हीरो तक ले जाएगा। ये इमेज सभी के मन में डर के साथ साथ एक अनजान विश्वास भी छोड़ गया। और तभी पलुपा को याद आया कि उसने सराटो को पहले भी एक ड्रैगन के साथ देखा था। इस रहस्य ने उसके मन में और सवाल खड़े कर दिए, वो कौन है, क्यों है, और हर मोड़ पर ड्रैगन उसके साथ मौजूद रहते हैं। हीरो के सामने जब सराटो उसकी जगह अपना जीवन छोड़ते हुए गिर पड़ी, उसके भीतर जैसे दुनिया ही टूट गई हो। दिल के अंदर जमी हुई सारी बेचैनी, डर और अपराध एक ही पल में फट पड़े और सराटो को ठंडी पड़ती सांसें महसूस करती उसका दिल किसी पत्थर की तरह भारी हो गया। वो उसे पकड़कर हिलाना चाहता था और रोना भी चाहता था, लेकिन समय उसके दुख का साथ देने वाला नहीं था, क्योंकि ननबाकू अपने सबसे भयानक शक्ति को छोड़ने की तैयार में था। एक ऐसी काली आग जो हर चीज को राख बना देती। जमीन कांप रही थी, हवा जहरीली सी लग रही थी और महल का हर पत्थर जैसे किसी अंत की घोषणा कर रहा था। लेकिन इसी अंधेरे में हीरो के भीतर एक नया साहस जागा, जैसे उसकी आत्मा ने खुद उसे पुकार कर उठाया हो। वो कमजोर कदमों से खड़ा हुआ और ननबाकू के छूटते हमले के बीच बिजली की तरह आगे बढ़ गया। उसकी तलवार का एक वार इतना तेज था कि पल भर में ननबाकू का हाथ उड़ गया और उसकी दर्द भरी चीख पूरे रूम में गूंज उठी। हैरानी और घबराहट के बीच हीरो ने अपनी पूरी ताकत से उसे खत्म किया और तलवार उसके सीने पे घुसा दी। लेकिन जीतने के बाद भी अभी जंग बाकी थी, क्योंकि ड्रैगन जोट की विशाल छाया उसके सामने खड़ी थी। वही ड्रैगन जिसके भीतर उसका अपना दिल कैद था। ग्रैंड ट्रोवा की टूटी हुई शक्ति ने कोको ब्लेड को जगा दिया और हीरो ने उसे ड्रैगन के दिल में उतार दिया। पूरी दुनिया बराबर हिल उठी। रोशनी ने ड्रैगन को चीर दिया और उसी रोशनी में हीरो का दिल बाहर निकलकर उसकी हथेली में आ गिरा। गरम चमकादड़ और आजाद उसका शरीर जैसे फिर से जिंदा हो गया। लेकिन उसकी पहली नजर फिर से सराटो पर गई, जो अब भी बेजान पड़ी थी। भारी सांसें और कांपते हाथों के बीच उसने अपना दिल उसके शरीर में रख दिया और कुछ ही टाइम में रोशनी उसकी नसों में फैल गई और एक धीमी लेकिन साफ धड़कन सुनाई दी। सराटो वापस थी। अब उसके
भीतर जियो का दिल धड़क रहा था। इसी बीच ड्रैगन जोट का विशाल शरीर रोशनी की तरह बनकर हवा में बिखर गया और महीनों बाद पहली बार बाल्बा गोवा पर साफ सूरज की रोशनी उतरी। बलुआ ग्रैंड ट्रोवा के टूटे टुकड़ों को बेचने के सपनों में खो गया। एरिनो टोमोटा उसे लेकर झगड़ने लगे और गोरो ने रहस्य खोल दिया कि असली शक्ति हीरो के भीतर ही थी, न कि किसी एरेलिक में। दुनिया में छाई आंधियां थम गई। तीनों राज्य ने शांति का ऐलान कर दिया और दूर बैठी मुंह अब भी सबको उनके कर्ज की याद दिला रही थी। डॉक्टर बहरूपा की अंतिम संस्कार के बीच हियो और सरुतो को लेकर सबके ताने आने लगे और सरुतो को गुलाबी पड़े गाल इस बात की गवाही दे रहे थे कि कहानी अभी किसी अलग दिशा में बढ़ने वाली है। लड़ाइयों और खोए हुए रिश्तों के बाद भी हीरो ने अपने भीतर झांक कर समझा लिया कि उसकी पहचान जादू या शक्ति नहीं, बल्कि वो रास्ता है जो उसने तलवार और दिल दोनों से चुना था। और अब वो जादूगर नहीं, बल्कि केवल एक भटकता हुआ तलवारबाज था जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी।